नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। चलिए सीधे दिल्ली के रामलीला मैदान लिए चलते हैं, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को सोनिया गांधी संबोधित कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज जो सब कुछ हो रहा है देश के लिए, हम सभी के लिए ये एक नाजुक दौर है, जिसे हम सबको गंभीरता से लेना पड़ेगा और इसके खिलाफ डटकर लड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह सतर्क रहने का समय आप में से हर एक को, राहुल जी के साथ हम सभी को मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी है। जनता हमें साथ देने को तैयार है और हम हमेशा की तरह उनके प्रति संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज हम सब राहुल जी के नेतृत्व में संकल्प लें कि मोदी जी और उनके लोग जो अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने के लिए देश की संवैधानिक बुनियाद को कमजोर करना चाहते हैं, हम सब मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। जो कानून का नहीं बल्कि देश पर अपनी मनमर्जी का राज थोपना चाहते हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। जो हमारे गंगा जामुनी तहजीब को नष्ट करना चाहते हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। हम दिशा विहीन और जन विरोधी मोदी सरकार का, उस सरकार का जिसने देश की आवाम से झूठे वादे करके उनके साथ विश्वासघात किया है, उसका हम मिलकर पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से उठी आपकी आवाज देश के घर घर में पहुंचेगी और आने वाले दिनों में हमारा संघर्ष कामयाब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी यहां पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित कर रही थी और एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आई। जैसा कि पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2019 का शंखनाद है और कहीं ना कहीं सरकार पर हमला करने का एक प्रयास होगा। वही प्रयास यहां पर नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामलीला मैदान की, जहां पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए कार्यकर्ता जन आक्रोश रैली कांग्रेस पार्टी कर रही है। रामलीला मैदान की तस्वीरें देखिए, जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और इनकी कोशिश यही है कि कैसे बीजेपी पर हमला बोला जाए और एक आक्रोश दिखाया जाए। जो तमाम मुद्दे हैं उन्हें भुनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की 2 दिन की यात्रा दोस्ती के नाम रही। ये यात्रा भले ही अनौपचारिक थी, कोई बड़ा एजेंडा नहीं था, किसी बड़े मुद्दे पर वार्ता भी नहीं होनी थी, लेकिन इन 2 दिनों में ऐसा कुछ हुआ जो आगे चलकर बड़े से बड़े विवाद को खत्म करने की ताकत रखता है। वुहान शहर जो चीन का दिल कहा जाता है, वहां दोनों देशों ने दिल की बात की है। जिस सफर का आगाज ही ऐसा हो, उसके अंजाम का अंदाजा लगाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय चीन दौरा भले ही किसी बड़े मुद्दे पर आधारित नहीं था, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी जुगलबंदी की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इन 2 दिनों में चीन के दिल कहे जाने वाले वुहान शहर में नरेंद्र मोदी और जिनपिंग ने नाव पर सैर की। एक साथ चंद फासले तय करके दुनिया को एक खास संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर राजधानी बीजिंग से बाहर निकले। प्रधानमंत्री ने इसके लिए चीन के राष्ट्रपति का तहे दिल से धन्यवाद भी दिया। चीन के वुहान शहर में आपने और हमारे डेलीगेशन का जो आत्मीयता से स्वागत किया, इसके लिए मैं आभारी हूं। हम भारतीय लोग इस बात को बड़े गर्व के साथ रजिस्टर करते हैं कि शायद भारत का प्रधानमंत्री पहला है जिसको आपने कैपिटल के बाहर 2 बार करके रिसीव किया है। ये अपने आप में भारत के प्रति प्यार, भारत के प्रति आपका स्नेह ये प्रकट होता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह चौथी चीन यात्रा थी और इससे पहले ये दोनों 10 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। भारत और चीन में तल्ख रिश्तों के बीच ये मुलाकात बेहद अहम थी। शायद इसीलिए चीन ने इस खास मौके के लिए चीन का दिल कहे जाने वाले वुहान शहर को चुना, ताकि भारत के साथ दिल की बात की जा सके। और इसकी एक बानगी उस समय देखने को मिली जब नरेंद्र मोदी और जिनपिंग एक दूसरे से 30 सेकंड तक हाथ मिलाते रहे। माहौल उस समय ठहाकों से गूंज गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को केतली पकड़ने का भारतीय अंदाज सिखाया। इन 2 दिनों में कई मौके आए जब नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच एक खास तरह की केमिस्ट्री देखने को मिली। कुछ ऐसी ही केमिस्ट्री सितंबर 2014 में भी देखने को मिली थी जब शी जिनपिंग भारत यात्रा के दौरान अहमदाबाद पहुंचे थे। साबरमती नदी के किनारे इस मुलाकात को पूरी दुनिया ने देखा और सराहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का चीन दौरा पूरी तरह से अनौपचारिक था। ये पहले से ही तय था कि इस दौरान ना कोई करार होगा और ना कोई बड़ा ऐलान। दुनिया को पहले ही बता दिया गया था कि किसी तरह की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की जाएगी। दरअसल ये 2 दिन भारत और चीन के बीच रिश्तों की गर्माहट बढ़ाने के नाम पर देखे जा रहे हैं, ताकि अगली बार जब दोनों देश सीमा विवाद जैसे किसी बड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठें, तो इन 2 दिनों की गर्मजोशी तनाव की बर्फ को पिघलाने का काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ये 11वीं मुलाकात थी। चीन के वुहान शहर में इस अनौपचारिक शिखर सम्मेलन से भारत और चीन के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। हालांकि कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन दोस्ती के ये 2 दिन बड़े फैसले की राह तैयार करते हैं। दुनिया की 4% आबादी की अगुवाई करने वाले 2 राष्ट्र प्रमुख जब साथ आए तो दुनिया भर ने इस मुलाकात को देखा, इस अंदाज को देखा। चीन के ह्यूबेई प्रांत के वुहान शहर में जिनपिंग ने उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जिस तरह प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी जिनपिंग का स्वागत कर चुके हैं।
दुनिया की एक महाशक्ति और दूसरी उभरती हुई शक्ति कहे जाने वाले देशों ने हाथ मिलाया तो दोस्ती के नए आयाम लिखे गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन दुनिया के दो सबसे बड़े देश हैं और इन पर जिम्मेदारी भी बड़ी है। हमारे बीच का ये जो एक निकटता बनी है, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा हुआ है, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ी है, ये धीरे धीरे पीपल टू पीपल कांटेक्ट में किस प्रकार से कन्वर्ट हो और वो सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और वो सिर्फ हम दो देशों की नहीं, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए वो शक्ति बनेगी। पीएम मोदी के 2 दिन के चीन दौरे को भले ही अनौपचारिक कहा जा रहा हो, लेकिन इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। इनमें गंगा को साफ करने की योजना पर बात हुई, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई, दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर सहमति दिखी। दोनों ओर से कहा गया कि अपनी सेनाओं को स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देंगे। इसके अलावा क्षेत्र में बढ़ते आतंकवाद पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। जहां तक आतंकवाद का मुद्दा है, एक जनरल लेवल पे डिस्कशन हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्पेसिफिक मुद्दों पे इस स्तर पे बातचीत नहीं होती है। तो और वहां दोनों भारत और चीन दोनों का रुख है कि इस मुद्दे पे देयर विल बी नो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। बीते दिनों डोकलाम को लेकर दोनों देशों के बीच लंबा विवाद चला। उम्मीद की जा रही थी इस दौरे में भारत की ओर से डोकलाम या सी पैक पर भी अपना रुख जाहिर किया जाएगा, लेकिन विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री या अधिकारियों के डेलीगेशन ने इन मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं की। हालांकि अफगानिस्तान में दोनों देशों की साझेदारी पर अहम बातचीत हुई है। दोनों देश अफगानिस्तान में साथ मिलकर काम करेंगे। अफगान प्रोजेक्ट में दोनों देशों की आर्थिक भागीदारी होगी। दोनों देशों ने मिलकर अफगानिस्तान में शांति कायम करने पर चर्चा की। दरअसल चीन अफगानिस्तान का सबसे बड़ा निवेशक है। ये तो अच्छी बात है एक तरह से, क्योंकि अफगानिस्तान अभी तक केवल चीन की आर्थिक सहायता ले रहा था, केवल चीन की। अगर तो ये दोनों देश मिलकर के वहां मदद प्रोजेक्ट बढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है कि इंडिया का प्रेजेंस वहां उपस्थिति रहेगी उसमें। प्रधानमंत्री मोदी चीन को भारत का आध्यात्मिक रिश्तेदार मानते हैं। चीन में बौद्ध धर्म भारत से ही पहुंचा। और चीन के लोगों के साथ भारत के लोगों का इसी जरिए मजबूत रिश्ता बनाना मोदी की प्राथमिकता है। मोदी सरकार ने अध्यात्म साझी विरासत को पहले पायदान पर रखा और इसी के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार जगत से लेकर मनोरंजन जगत जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। इस दौरे में दोनों देशों के नेताओं के ही नहीं, अधिकारियों के बीच भी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के सबसे बड़े नेता और दोनों देशों के 6 अधिकारी बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अनौपचारिक बातचीत को एक अच्छी पहल बताया और अगले साल भारत में ऐसे ही आयोजन की उम्मीद जताई। मुझे खुशी है कि ये इनफॉर्मल समिट, ये हमारी एक रेगुलर व्यवस्था विकसित हो और मुझे खुशी होगी 2019 में ऐसे ही एक इनफॉर्मल समिट भारत की धरती पर हम लोगों को करने का अवसर मिले। शुक्रवार को डेलीगेशन बातचीत के दौरान मोदी ने चीन के सामने 21वीं सदी के पंचशील की नई व्याख्या पेश की। हमारे बीच की सोच, हमारे बीच का संपर्क, हमारे बीच का सहयोग, हमारे बीच के समान संकल्प, हमारे बीच के समान सपने, ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं: सोच, संपर्क, सहयोग, सपने, संकल्प, विश्व शांति, विश्व स्थिरता, विश्व समृद्धि, इसकी ताकत बन सकते हैं। 1954 का पंचशील सिद्धांत
भारत और चीन के शांतिपूर्ण रिश्ते की बुनियाद माना जाता है। लेकिन मोदी की पंचशील व्याख्या दोनों देशों की साझा तरक्की और साझी विरासत वाले रिश्तों पर ज्यादा जोर देती है। आज इस दौर में भारत और चीन के रिश्ते खड़े हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का ही करिश्मा है, वरना इससे पहले ये रिश्ते ऐसे कभी नहीं थे। और भारत चीन के मधुर होते संबंधों से सबसे बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को अफगानिस्तान में उतरने के लिए तैयार कर लिया है, जो पाकिस्तान के लिए शुभ संकेत नहीं है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को अमेरिका के बाद चीन से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन 2 दिनों में नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग 6 बार मिले और 9 घंटे का समय बिताया। इस दौरान भले ही दोनों देशों के बीच कोई करार नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसे मुद्दे पर सहमति बनी है जिससे भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान परेशान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक चीन और भारत ने अफगानिस्तान में एक साथ काम करने पर सहमति जताई है। दोनों नेताओं ने माना कि चीन और भारत को इंडिया चाइना इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के तहत अफगानिस्तान में काम करना चाहिए। भारत और चीन के बीच बनी ये सहमति पाकिस्तान की चिंता को बढ़ा सकती है। पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि अफगानिस्तान में भारत का दखल कम से कम रहे। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच 2 दिनों में हुई बैठक में अफगानिस्तान का भी मुद्दा उठा। और आपको सीधे लिए चलते हैं रामलीला मैदान, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बोल रहे हैं। देश प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनता है और देश सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करता है। देश कहता है प्रधानमंत्री ने आधा घंटा भाषण दिया, चलो बैठकर भाषण में से सच्चाई निकालते हैं। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, मोदी जी आते हैं, प्रदेश के सामने भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ना। स्टेज पे उनके दाएं साइड पे येदियुरप्पा जी खड़े हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जो स्वयं जेल में जा चुके हैं। जेल का पानी, जेल का भोजन खाएं। दूसरी तरफ 4 मंत्री वो भी जेल में आकर समय लेके आए, और बीच में नरेंद्र मोदी जी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। देश देख रहा है, कर्नाटक देख रहा है, कह रहा है क्या कह रहे हैं। पीयूष गोयल अपनी कंपनी को डिक्लेयर नहीं करता है, मंत्री बनता है, अपनी कंपनी को डिक्लेयर नहीं करता है। बाद में एक पावर कंपनी को 48 करोड़ रुपए के लिए अपनी कंपनी बेचता है। पहली बार पावर मिनिस्टर अपनी कंपनी किसी पावर कंपनी को बेचता है। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए आपका पैसा उठा के ले जाता है, आपको लाइन में खड़ा करते हैं, आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर रहा हूं, काले धन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की पूरी जनता खड़ी हो जाती है लाइन में, जेब में से पैसा निकालकर बैंक में डालती है। कुछ ही महीने पहले पता लगता है हिंदुस्तान की जनता का पैसा बैंक से सीधा नीरव मोदी के जेब में गया, और नीरव मोदी हिंदुस्तान से भाग के लंदन चला गया। आप मुझे बताओ, देश के चौकीदार ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, इन्होंने नीरव मोदी के बारे में एक लाइन बोली, एक शब्द बोला? हमारे आर्मी के लोग कहते हैं हमारे पास हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राफेल हवाई जहाज 700 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज खरीदा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मोदी जी फ्रांस जाते हैं, पेरिस जाते हैं,
कॉन्ट्रैक्ट को बदल देते हैं बिना किसी को पूछे। रक्षा मंत्री को मालूम नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट बदलते हैं, कहते हैं दाम सही नहीं था। जहां हमने 700 करोड़ में खरीदा, नरेंद्र मोदी जी ने 1500 करोड़ प्रति हवाई जहाज खरीदा। मतलब हवाई जहाज का दाम दुगना कर दिया। सेना कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपति मित्र को पैसा दे रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसने 70 साल हवाई जहाज बनाया है एयरफोर्स के लिए, उससे कॉन्ट्रैक्ट छीनते हैं और अपने उद्योगपति मित्र को देते हैं। उद्योगपति मित्र पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, मगर नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अमित शाह का पुत्र 50,000 रुपए को 3 महीनों में 80 करोड़ रुपए में बदल देता है। देश का चौकीदार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। चार सुप्रीम कोर्ट के जज पहली बार जनता के सामने आते हैं। तो जन आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी रामलीला मैदान में, और एक तरह से हुंकार भर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह 6:15 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए। इस दौरान राज्यपाल के पॉल और स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में अपार उत्साह नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम के पाट खुले हैं सुबह 6:15 बजे, जिसके बाद भक्तों का तांता यहां पर लग गया। और इससे पहले शनिवार को केदारनाथ में पहली बार लेजर शो का आयोजन किया गया। लेजर शो की भव्यता का वहां मौजूद लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। शिव ने अपने बैल स्वरूप के अंश 5 जगहों से निकाले। यार ऐसे मत घूमो भाई, प्लीज यार बैठ जाओ। फोन नीचे कर दो यार प्लीज। त्रिकोणीय पीठ स्थापित हुई केदारनाथ में पूजा और आगे खड़े मुख एक आदमी आगे भेज दो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई है। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, भारत की विकास यात्रा में 28 अप्रैल 2018 को ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। कल हमने अपनी प्रतिबद्धता पूरी की, जिसकी वजह से कई भारतीयों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मुझे खुशी है कि भारत के प्रत्येक गांव में अब बिजली पहुंच गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। हमारी वेबसाइट है news18bihar.com और news18jharkhand.com। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।